दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स होता है उसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब कि गोलीय दर्पण जो होता है ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, उसका जो परावर्तन पृष्ठ होता है ना, ये परावर्तन पृष्ठ उसका जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ मतलब होता है कि दांतों का जो डॉक्टर होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, दंत विशेषज्ञ। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए। क्या होता है कि जब दांत अंदर में होता है, मुंह के अंदर में होता है, तो उसको नहीं दिखाई देता है, तो क्या होता है कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको एक दर्पण का सहायता लेना पड़ता है, और उस दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है कोई क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बिंब मतलब क्या होता है, ठीक है, बिंब मतलब होता है वस्तु। ठीक है, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बिंब का पर्यायवाची, तो वस्तु। ठीक है, तो बोलता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और सीधा। ठीक है, ओ सॉरी, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये उत्तल दर्पण है, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस दूरी, और ये हो गया उसका पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम मापेंगे स्केल की सहायता से तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो अब बोलता है कि अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो अभी आपने देखा कि इधर होगा फोकस दूरी, अगर ये 32 सेंटीमीटर है, और सॉरी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसको फोकस दूरी कितनी होगी, अगर ये 32 है तो क्या होती है, मतलब फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसमें प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव से मापी गई सभी दूरियां उत्तल दर्पण में प्लस में होती है। ठीक है, इसी तरह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से हमारा पांचवा प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि परावर्तन नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, दो नियम होता है। सबसे पहले ये बात, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बोल रहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा परावर्तन के नियम के कितने कितने नियम है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसी तरह से हमारा छठा प्रश्न है कि हवा हवा बोले तो निर्यात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा तो किलोमीटर में इसमें है नहीं आंसर, तो यहाँ पर है भी, तो यहाँ पर 30 लाख हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारा सातवां प्रश्न है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हमारा आठवां प्रश्न भी आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो अभी आपने सुना दो, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण तीन तरह के होते हैं, समतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसा वस्तु होता है उसी तरह से प्रतिबिंब भी बन जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिस अगर वस्तु 10 मीटर का है तो बहुत छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें कभी बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो कभी छोटा, तो कभी समान, कभी बराबर, जैसा समझिए। तो हमारा जो इसका क्या बोलता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का कि
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब फोकसांतर मतलब बोले तो एफ, और वक्रता त्रिज्या आर। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये किससे शूट करती है, तो सी नंबर से, एफ बराबर r/2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसी तरह से 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब किसी वस्तु को, मतलब जब कोई भी आदमी जो सर्च करने के लिए, जो रिसर्चर होते हैं वो कहीं पर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उसके पास जो टॉर्च होती है वो बहुत दूर तक अपना रोशनी पहुंचाने के लिए उसके पास एक टॉर्च होता है। उस टॉर्च में अगर हम समतल दर्पण लगाएंगे तो क्या बहुत दूर तक रोशनी जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। उसमें क्या होती है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो छोटी सी, मतलब वस्तु को प्रतिबिंब बड़ा बना देता है, कभी दूर बना देता है। तो इसीलिए हमारा जो है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी मतलब क्या, जो हजामत, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण का नाम है कि हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के लिए समतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। वैसे तो आमतौर पर समतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार अगर आप चलें तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अब बोलता है दर्पण सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आप लोगों ने अपने बुक में पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/v + 1/u + बराबर 1/f। ठीक है, चलिए उसी तरह से मेरा 14 नंबर का प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है, मतलब काल्पनिक बोले तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब आभासी बनती है तो कभी वास्तविक बनती है। ठीक है, लेकिन एक उत्तल दर्पण में भी क्या होती है कि हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा ही बनता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कि बोलता है कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब किस किस में बनता है, एक समतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल। चलिए, और 15 नंबर का प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनती है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। और वास्तविक तथा सीधा, क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और सीधा प्रतिबिंब बनती है, सीधा बनती है लेकिन वास्तविक नहीं बनती है। सी नंबर क्या है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक नहीं बनती है और उल्टा भी नहीं बनती है, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब आभासी तथा बराबर बनता है। समतल दर्पण में मान लीजिए कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है, तो अगर यहाँ पर कोई वस्तु हम रख देंगे तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा बराबर ही बनेगा। अगर 10 फुट का आदमी है और अगर समतल दर्पण के सामने चला जाएगा तो क्या 5 मीटर का हो जाएगा, नहीं, हमेशा उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर का ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे तो अभी बहुत वीडियो है, मतलब बहुत क्वेश्चन है, लेकिन एक ही वीडियो में सभी को हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो डालना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो बच्चा नया है, जो स्टूडेंट नया नया जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज मैंने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और ये क्वेश्चन फिजिक्स का था। ठीक है, अगले दिन केमिस्ट्री का भी होगा, बायोलॉजी भी होगा। मतलब मैट्रिक लेवल पे, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक लेवल पे हैं, वो सारा क्वेश्चन, सारा बुक जो भी होता है ना, जो भी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होता है ना, 6 सब्जेक्ट, वो सारा 6 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।